90.4 हर दिल की धड़कन नोट में हूं आपका दोस्त आरजे साजिद ऑन द शो मॉर्निंग मस्ती विद आरजे साजिद। और आपको पता है कि आज हमारे साथ एक स्टूडियो में यानी कि एक स्पेशल गेस्ट यहाँ पर मेरे सामने बिल्कुल रूबरू बैठे हुए हैं और उनके बारे में क्या कहें। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सही मिसाल कायम करते हैं वो। जैसे कि किसी ने खूब कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और ऐसे ही आज एक स्पेशल गेस्ट मेरे सामने यहाँ पर स्टूडियो में है जिनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। मतलब खुद तो आगे बढ़े लेकिन अपने साथ साथ कई स्टूडेंट्स को आगे लेकर चल रहे हैं और एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे दिल के मालिक हैं जिनके बारे में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने टीचर की जॉब से शुरुआत की और आज उन्होंने यानी कि एक ऐसा मुकाम हासिल किया है। केएएस ऑफिसर हैं अभी एंड ही इज पोस्टेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाईज। ही इज नन अदर देन मिस्टर शेख तारिक जी। सर सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे शो में यहाँ पर अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। सर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी लाइव शो शुरू होने से पहले भी हमने बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर बातें करके। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी से क्योंकि मेरे काफ़ी सारे लिस्टर जो हैं आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और हम शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी की कि किस तरीके से आपने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट की, आप कहाँ से हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है, वो सारी चीज़ें आप बताएं और शुरुआत से बताएं ताकि स्टूडेंट जो हैं उनको समझ आए कि किस तरीके से जो है सक्सेस अचीव की जाती है। जी साजिद साहब, मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं नारवा एरिया में रहता हूं। और जब मैंने जो मेरा बेसिक स्कूलिंग हुई है वो नारवा से ही एक इस्लामिया मॉडल स्कूल है फ्लाई आर्म ट्रस्ट का। जी। तो वहाँ से बेसिक पढ़ाई ख़त्म करके उसके बाद बारामूला ज्वाइन किया, बारामूला में नूरुल इस्लाम हाई स्कूल से। जी। तो वहाँ पे 9th 10th ये 2000 की बात है। जी। तो उसके बाद यहाँ पे डिग्री कॉलेज बारामूला में ज्वाइन किया, वहाँ पे बैचलर्स इन साइंस बीएससी किया। और उसके बाद 2005 में कश्मीर यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया और कश्मीर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए ज्वाइन किया। ग्रेट। और 2008 तक वो ख़त्म हुआ और 2008 में जब ये मास्टर्स कंप्लीट हुआ बायोटेक्नोलॉजी में तो 2009 में लाइफ साइंसेस में नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया। जी। तब पहली बार ऐसा हुआ था कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ था। इस जो नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं इससे पहले एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ करता था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, सब्जेक्टिव नहीं हुआ करता था। तो 2009 में हमने पहले उस ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम को क्लियर किया, उसके बाद सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, पहली बार वो पैटर्न चेंज हुआ था 2009। तो लाइफ साइंस में नेट क्वालिफाई करके तो उसके फ़ौरन बाद ये हुआ कि 2009 में ही गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एडवर्टाइजमेंट निकली टीचर पोस्ट के लिए, तो उसमें मेरी भर्ती हुई। लेकिन उससे पहले लाइफ साइंसेस में मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू में। जो हमारा एक प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में जैसे आप मास्टर्स करते हैं तो मास्टर्स में जो आपका लास्ट सेमेस्टर होता है वो प्रोजेक्ट का होता है। तो उस प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ, मैं आपको ये बताऊं कि ये प्रोजेक्ट था टिश्यू कल्चर पे। ओके। तो टिश्यू कल्चर पे मैं भी एक जो प्रोजेक्ट मुझे दिया गया, मेरी एक मैडम थी जो साइंटिस्ट एफ थी जी। सुषमा मैडम। तो उन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया कि एक प्लांट है उसकी रूटिंग नहीं हो रही है लेबॉर्ट्री में, इन विट्रो उसको बोलते हैं। तो लकली मैं आपको ये बताऊं या सीरेंडिपिटी बताऊं, मैंने शायद शेयर नहीं किया है कि पहली बार उस प्लांट की रूटिंग मेरे ही कुछ मतलब मैंने कुछ थोड़े उसमें जो हार्मोन्स या कुछ चीज़ें लगानी थी जो लेबॉर्ट्री के हिसाब से होता है। जी जी जी। तो वो पहली बार हुआ। तब मुझे ये लगा कि मुझे शायद साइंस फील्ड में ही आगे जाना चाहिए जी। क्योंकि ये ऐसा है कि एक आप ऐसा कोई चीज़ पहली बार जब हो रही है तो जाहिर सी बात है एक उम्मीद जागती है कि आप साइंस में आगे जाएं। एग्जैक्टली। जब उस प्लांट की रूटिंग हुई तो जो मैडम थी वो बहुत खुश हुई क्योंकि एक पेपर पब्लिश हुआ उस मैडम के, वो जो मैडम के खाते में ही गया क्योंकि हम तो स्टूडेंट थे। जी। लेकिन वो उसने काम को बहुत सराहा। उसने ये बोला कि आपका जो साइंटिफिक टेम्पर है वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैं थोड़ा सोशली ज़्यादा कनेक्ट रहा अपने पेरेंट्स के साथ। तो मेरे पेरेंट्स ने ये भी बोला मुझे कि आप चाहें तो आप आउटसाइड फॉरेन कंट्रीज़ में जा सकते हैं रिसर्च के लिए, जिस तरह मेरे बाकी दोस्त गए जो बायोटेक्नोलॉजी में थे। जी। लेकिन मैंने उस आइडिया को फिर तर्क किया और मैंने कोशिश की कि मैं घर पे ही रहूं या कश्मीर में ही रहूं। तो मैंने ये जो टीचर पोस्ट निकला था उसको ज्वाइन किया। जी। ये 2009 की बात है। जी।
तारिक साहब, टीचर के बाद यानी कि आप एक टीचर से ही केएस ऑफिसर की एक जर्नी जो आपने मतलब जो रास्ता आपने तय किया है, काफी सारी हार्डशिप्स तो फेस की होंगी, चैलेंज तो फेस की होंगे, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ये जानना चाहूंगा कि आखिर टीचर के बाद जो आपका सफर था केएस तक, वो सफर किस तरीके से आपने तय किया, वो हमारे लिसनर्स के साथ जरूर शेयर करें। देखिए, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब अगर आप जॉब में हैं तो आप कोई जॉब कर रहे हैं तो अल्टरनेटली आप किसी और चीज़ के लिए सोच रहे हैं, तो उस चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कुछ या तो कुछ कोई काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई किसी छोटे जॉब में है, अब इसकी तरफ जाना चाहता है, सिविल सर्विस में आना चाहता है। तो मेरा एक ये मोटिव था कि जब मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में था, मेरा एक दोस्त भी है, वो भी अभी सिविल सर्विस में है जी, पुलिस में है, तो हम दोनों का यही एक मोटिव था। हम चाहते थे कि हम सिविल सर्विस ज्वाइन करें। जब हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की 2005-06 जब वो दौर था जी, उस दौर में भी हमारे दिमाग में ये कहीं ना कहीं चल रहा था कि हम कोशिश करें कि हम सिविल सर्विस ज्वाइन करें। हालांकि हमारा एम ये था कि हम यूपीएससी क्वालिफाई करें, लेकिन उस दौरान हमारी उतनी गाइडेंस नहीं थी, उतना पता नहीं था कि कैसे करना है, और एक्सपोजर भी उतना नहीं था। लेकिन जो ही हमने जो ही हम टीचर जॉब में आ गए, तो वहाँ पे मैंने वो जो प्लान बनाया था, जो यूनिवर्सिटी का प्लान था, यूनिवर्सिटी का फ़ौरन जब आपने छोड़ दी जी, वहाँ पे जो प्लान था कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है, जी, जी, वो मैंने नहीं छोड़ा। वो इस हिसाब से नहीं छोड़ा क्योंकि आप जब एज टीचर हैं, आप किसी जगह हैं, आपको जाना है वहाँ पे, आपको स्कूल भी ज्वाइन करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, लेकिन आपके पास कौन सा टाइम बचता है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। ये एग्ज़ाम सिंपल भी है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है। बिल्कुल। तो इसमें जो भी संडेज हमें आती थी, या विंटर जैसे आपकी जानते हैं विंटर वेकेशंस, या संडेज, या 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, या सुबह का टाइम, इस टाइम को यूटिलाइज करना ये बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि मैंने वो एग्ज़ाम इसलिए क्वालिफाई किया 2009 के बाद, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने उस सारे टाइम को यूटिलाइज़ किया। जो भी टाइम मेरे पास बचता था तो मैंने उसको यूटिलाइज, मैंने संडेज यूटिलाइज़ की, मैंने जो भी हॉलीडेज़ थी वो यूटिलाइज़ की। तो उसी की बदौलत मुझे लगता है कि मैंने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। हालांकि पहली बार ये हुआ कि जब मैंने पहली बार ये एग्ज़ाम दिया, तो इसका एक जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 3 स्टेज पैटर्न है। पहला एग्ज़ाम आपका प्रीलिम्स होता है, आपको एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ये एक लंबा काम है। इस लंबे काम के लिए आपको एक पैशन चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और जज्बा चाहिए। आपको जज्बा बराबर रखना है, तभी आप ये जो बड़ा सफ़र है इसको तय कर सकते हैं। ऐसे आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों को आप कंसिस्टेंसी रखने के लिए आपको एक सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मोटिवेशन जब तक ना हो तब तक नहीं हो सकता। और आप कितना सिंसेरिटी के साथ इस एग्ज़ाम के बारे में पढ़ते हैं, इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं और उन जो गोल्स हैं उनको फिर अचीव करते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताऊं कि जब पहली बार हमने JKPSC का एग्ज़ाम दिया, केएस जिसको हम बोलते हैं उर्फ़ आम में, या आजकल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बोलते हैं, JKAS, पहले KS बोलते थे, अब ये बोलते हैं जी। तो उस एग्ज़ाम को 2009 में जब हमने उस एग्ज़ाम में अपियर हुए, तो मेरा जो पहला ये प्रीलिम्स वाला पॉइंट था, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। इसका मतलब सिंपल सेंस में ये कहें कि पहली बार हम फेल हो गए जी। लेकिन उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी कि अगर फेल हो गए, कि जब दूसरा साल आया 2010, दूसरे साल फिर मेहनत की, फिर से पोस्ट निकले और फिर से एग्ज़ाम को प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई किया। तब जब वो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पुलिस की पोस्ट बहुत थी। तो मैं आपको यहाँ पे जो आपके सामीन उनको ये बताऊँ कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें पोस्ट होते हैं, एक तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में और अकाउंट्स में। यहाँ की बात कर रहा हूँ, JKPSC की बात कर रहा हूँ। तो तब पुलिस में ज़्यादा पोस्ट थी तो सिविल में बहुत कम थी, और उसकी वजह से हमारी जो सिलेक्शन हुई पुलिस में हुई। तो पुलिस में एज DYSP सिलेक्शन हुई, और उसके फ़ौरन बाद आपको जब पुलिस में सिलेक्शन होती है तो आपको एक बेसिक ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, और उसके बाद उधमपुर चले गए। जी। तो उधमपुर
उधमपुर में ट्रेनिंग की हमने 2011 में ही हमने शुरू की वो ट्रेनिंग, एंडिंग 2011 में। तो सवाल जो है आपकी जर्नी के बारे में मैं सवाल पूछ रहा था कि आपने बताया कि किस तरीके से टीचर के बाद जो है आप पुलिस में आए, लेकिन पुलिस के बाद जो आपका सफ़र था केएएस, आपने किस तरीके से वो सफ़र तय किया? और ट्रेनिंग के बावजूद, यानी कि ट्रेनिंग में ऑलरेडी आप थे, आपके पास एक अच्छी पोस्ट, एक रेप्यूटेड पोस्ट आपके पास थी, लेकिन फिर भी आपने उस पोस्ट को कहीं ना कहीं छोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उस पोस्ट से सेटिस्फाई नहीं थे? क्या था आपके मन में? वो सब बताएं आप। देखिए साजिद साहब, ये जो आपका सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम सवाल ये रहा है और सभी पूछते हैं मुझे कि ऐसा क्यों किया, जी। कि अगर आप पुलिस में थे, डीवाईएसपी थे, तो सिविल ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत थी। मैं आपको बताऊं कि जो मेरा पर्सनल जो शौक़ था, मुझे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आने का ज़बरदस्त शौक़ था। जी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा क्यों है, ये शौक़ क्यों बढ़ा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आप किसी एक ही डिपार्टमेंट में नहीं रहते हैं। बिल्कुल। मैं आपको अपनी जर्नी बताऊं कि जब मैं पहली बार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आया तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट था। उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स, उसके जी। बाद असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेशनरी, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज। हम्म। तो आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आते हैं। आपके पास तकरीबन 14 से लेकर 18 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं सिविल डिपार्टमेंट जिसमें आप रोटेट करते हैं। जी। ये जो रोटेशन का मसला, ये मेरे दिमाग में था कि कहीं ना कहीं मुझे किसी एक जगह नहीं बैठना है। पुलिस में अगर आप डीवाईएसपी हैं तो आप पुलिस में ही रहेंगे डीवाईएसपी। बिल्कुल। तो यहाँ क्या है, यहाँ कभी फूड एंड सप्लाईज में, कहीं कभी तहसीलदार, कभी ब्लॉक में, कभी टूरिज्म में। तो वो पॉइंट था, वो बहुत ज़रूरी पॉइंट था और मेरे दिमाग में वो कहीं ना कहीं था 2012 में कि नहीं, मुझे सिविल में आना है। मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि 2012 में जब हमने ये ट्रेनिंग शुरू की, पुलिस की ट्रेनिंग, आप खुद जानते हैं कि पुलिस की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, चाहे वो बिल्कुल। पुलिस की हो, आर्मी की हो, हम्म। सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। जब हमने ये ज्वाइन किया तो वहाँ जो पढ़ने का सिस्टम है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में फिर से अपियर होना है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। और हमारी ट्रेनिंग जो वो थोड़ा ज़्यादा ही टफ रही थी, कि थोड़ा स्टैंडर्ड की थी। हम्म। तो उसमें टाइम नहीं मिलता था पढ़ाई के लिए। जी। आपको सुबह सवेरे जागना है, उसके बाद आपको पीटी करनी है, पीटी के बाद परेड करनी है, परेड के बाद आपका क्लास है, क्लास के बाद आपकी फिर से परेड है, परेड के बाद फिर से आपकी गेम्स हैं, और शाम को कंपलसरी लाइट ऑफ है, क्योंकि आपको लाइट ऑफ करनी है। आपके पास जो आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो आते हैं, वो चेक करते हैं लाइट ऑन है कि ऑन ऑफ तो है। नहीं। अगर ऑन है, पहले पहले मैं भी सरप्राइज हुआ, ये क्यों पूछ रहे हैं कि लाइट बंद करो। जी। वो इसलिए कराते थे कि आप लाइट बंद करो, आपको सोना है, सुबह सवेरे उठना है, क्योंकि वहाँ लेट 1 मिनट भी लेट नहीं कर सकते। आपको पीटी ग्राउंड में पहुंचना है 5 बजे, 5 बजे, 5 बजे मीन्स 5 बजे। तो एक टफ स्टैंडर्ड था, एक बहुत, लेकिन एक ज़बरदस्त इस हिसाब से कि आप सिक्योरिटी, आपकी जो लाइफ होती है वो डिसिप्लिन होती है। एग्जैक्टली। ज़बरदस्त डिसिप्लिन होती है। आपके पास हर मिनट का वैल्यू होता है, हर सेकंड का वैल्यू होता है। अगर आप 5 बजे आना है, 5:01 नहीं आ सकते आप फील्ड में। अगर आए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल। तो इस जो वहाँ का जो 2012 का जो मैं सफ़र आपको थोड़ा बताऊं कि 2012 में उधमपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और उधमपुर में ये है कि आप कश्मीर से हैं, आपको उधमपुर में ट्रेनिंग करनी है। आप जी। जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो पढ़ाई कहाँ से होगी? वही पढ़ाई आपको करनी है कि यूपी केएस के लिए या यूपीएससी के लिए। तो कैसे होगी? तो मेरे पास मैं सोच रहा था कि इसको मैं कैसे करूं। जी। तो मैंने आपको एक टाइम टेबल बताया कि सुबह से लेके 1 बजे तक, 1 बजे हमारा एक ब्रेक हुआ करता था। जी। जब आप क्लास आते हैं, क्लास से वापस 1 से लेके 4 बजे तक ब्रेक हुआ करता था। मेरे बहुत सारे दोस्त उस दौरान सारे, क्योंकि थके होते थे, पीटी परेड और क्लास लेके थके होते, वो सो जाते थे, 1-2 घंटे रेस्ट करते थे। लेकिन मेरे साथ कुछ साथी ऐसे थे जो उस दौरान पढ़ाई करते थे और मैं भी पढ़ाई करता था, उस टाइम को यूटिलाइज करते थे। और कभी कभी जो रात का टाइम आपके पास था 10 बजे के बाद, उसको भी जब हमारा इंस्ट्रक्टर बाहर जाता था तो हम लाइट ऑन करते थे, पर्दे क्लियर करते थे कमरे, ताकि लाइट बाहर ना जाए, तो पढ़ाई करते थे। वो एक इंस्पायरिंग ये मेरे लिए भी था कि मुझे कभी कभी मैं उस चीज़ को याद करके बड़ा खुश होता हूँ कि मैंने वहाँ पढ़ाई कैसे की। और मेरे कुछ दोस्त थे, 2-3 थे हम उस वक्त, जो हमारा बैच था 114 डीएसपीज थे, उसमें से 98 ने ज्वाइन किया था। और 98 ऐसे डीएसपीज थे जो ट्रेनिंग कर रहे थे, और 98 में से 3 डीएसपीज ऐसे हैं जिन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बाद में ज्वाइन किया, दूसरी बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करके। जी। तो वहाँ पे नॉर्मली जो आजकल जो हमारे एडवाइज़र हैं जनाब फारूक खान साहब, वो हमारे आईजी थे उस वक्त। जी। वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, खासकर ट्रेनिंग के हिसाब से ज़बरदस्त स्ट्रिक्ट हैं। तो उन्होंने ये क्या, उन्होंने बड़ा टफ स्टैंडर्ड रखा था कि आपको लीव नहीं मिलनी है, आप लीव नहीं जा सकते, प्रोबेशनर है, ट्रेनिंग है, तो लीव नहीं मिल सकती।
इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं, और ये इंस्पिरेशन भी होगी बहुत सारे लोगों के लिए, और ये जज्बे बिल्कुल की बात है। बिल्कुल। जज्बे की बात इस हिसाब से है कि मेरा एग्ज़ाम था, जब मैंने दूसरी बार फॉर्म भरा, मेरा एग्ज़ाम था केएस का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम था। तो मैंने लीव मांगी इनसे, जो हमारे जो वहाँ जो इंचार्ज थे, उन लीव मांगी। उन्होंने बोला लीव नहीं मिल सकती, आप प्रोबेशन में हैं तो लीव थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको वहाँ से, मुझे उधमपुर से जम्मू जाना था एग्ज़ाम देने के लिए। तो एक लकली ऐसा हुआ कि हमारे जो डीजी साहब तब थे वो वहाँ पे आए, तो उन्होंने एक जी जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने बोला कि एक कैंप हो रहा है ब्लड डोनेशन का, ब्लड डोनेशन का कैंप होने जा रहा है, जो जो लोग ब्लड डोनेट करेंगे उनको छुट्टी मिलेगी, छुट्टी 5 दिन मिलेगी के लिए, जी 5 दिन के लिए छुट्टी मिलेगी। ये मेरे लिए एक मैं ऐसा बताऊं कि एक वो लकी पॉइंट इस हिसाब से कि आप पहले ढूंढ रहे थे, लीव नहीं दे रहे थे, अब वहां से बता रहे हैं कि ब्लड देना है, जो ब्लड देगा तो उसको छुट्टी मिलेगी। जी तो मैंने भी अपना नाम वहाँ पे दर्ज किया, मैंने बोला मैं भी मुझे भी ब्लड देना है, जी तो मैं भी दो। उन्होंने बोला नहीं, आप थोड़ा कमज़ोर हैं जी तो नहीं दे सकते। एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक बार हम वहाँ पीटी हो रही थी, तो जी किसी हिसाब से मुझे पीटी में होता है ऐसा, कुछ चक्कर आ गया, तो इंस्ट्रक्टर ने मुझे देख लिया, बोला तो आपने तो ब्लड के लिए नाम लिखा है, तो आप कैसे ब्लड दे सकते हैं? मैंने बोला नहीं जनाब, मैं दे सकता हूँ, ये चक्कर ऐसे ही आया। ये बेसिकली मेरे दिमाग में ये था कि मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए। बिल्कुल ये मैं आपको याद दिलाऊं थोड़ा बहुत, ये मार्च का महीना था, डीजी साहब को तकरीबन 9 मार्च आना था शायद, मुझे जी एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ये मार्च का था, और मेरा एग्ज़ाम 14 मार्च को था। 14 मार्च को मेरा एग्ज़ाम था। जी जाहिर सी बात है, जब मैंने ब्लड डोनेट किया, 9 मार्च को जब कैंप लगा, ब्लड डोनेट किया, 5 दिन की छुट्टी मिली। तो सारे लोग जो मेरे दोस्त यार दोस्त थे 98 से, बहुत सारों ने डोनेट किया, कुछ लोग डोनेट करके घर चले गए, छुट्टी मिली 5 दिन की। तो कुछ दोस्त वहीं पे बैठे, मैं भी उनमें से था कि मैंने ब्लड डोनेट किया, उसके बाद उन 5 दिनों को यूटिलाइज़ किया, थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया, जो भी मेरा जनरल स्टडीज़ का पैटर्न जो भी था, जो पिछले पेपर्स थे, थोड़े क्वेश्चंस थे, वो याद किए, उनको थोड़ा रिवाइज़ किया। जी और उसके बाद मैं 14 मार्च था 2012, या 15 मार्च 2012, यही डेट था। उसके बाद मैं जम्मू चला गया और वहाँ पेपर दिया। और जब मैं जम्मू जाता था और रूटीनली मैं वापस मेरे जो पेपर होते थे, तकरीबन 7-8 पेपर होते थे, जी तो मैं रात को यहाँ से जम्मू जाता था और वहाँ पेपर दे के फिर दूसरे दिन वापस फिर ट्रेनिंग ज्वाइन। जी तो वो वाला जो सफ़र था वो इसलिए बड़ा हार्ड था और टफ भी था कि आप ट्रेनिंग में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, और उस ट्रेनिंग में सिर्फ मैंने नहीं क्वालिफाई किया, मेरे अलावा 2 लोगों ने और क्वालिफाई। वो थोड़ी इंस्पायरेशन है कि जब आप इतना जज्बा रखते हैं, आप ये सोचते हैं कि नहीं आप ब्लड डोनेट करेंगे, आपको छुट्टी मिलेगी, तो उस टाइम को यूटिलाइज करेंगे। ये उन बच्चों के लिए जो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, इन बिल्कुल एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी करें, आपके जी पास अगर टाइम है, आप उस टाइम को यूटिलाइज करो। हम तो टाइम के लिए दूसरी बार तरस रहे थे कि हमें हमें टाइम मिले। जी लिहाजा ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें कभी कभी कुछ लोगों को इंस्पायर करती हैं कि नहीं जनाब, इसने इस तरीके से पढ़ा है, और वहाँ थोड़ी सख्ती थी, ट्रेनिंग में क्वालिफाई किया, तो फिर से आप एग्ज़ाम में आ गए, फिर से ये शौक था। वरना तो मेरे पास, जैसे आपने फरमाया कि नहीं जी आप तो डीएसपी थे, बिल्कुल पुलिस में थे, बड़ा अच्छा जॉब था, क्यों, लेकिन एक शौक था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आने का। उसके लिए एक ज़बरदस्त मेहनत की, और उस ज़बरदस्त मेहनत के बाद अल्लाह ने भी सिला दिया, और आज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में है। उसके फ़ौरन बाद जब 2012 में ही तकरीबन सितंबर में मैंने पुलिस 2012 पुलिस से रिज़ाइन किया है। जी एज सच मैं तब कोठी बाग में था, हमारा एक प्रोबेशन चल रहा है, तो एज डीवाईएसपी वहाँ पे था मैं, लेकिन जी प्रोबेशन चल रहा था कोठी बाग श्रीनगर में। तो वहीं से जब मेरा रिजल्ट आया, मैं बड़ा खुश हुआ कि रिजल्ट आया है। उसके बाद मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आया, और उसके बाद मैंने पुलिस छोड़ दी जी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन किया 2012 सितंबर में। जी शो चल रहा है और शो जारी है, और शो में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन हमारा यहाँ पर जो चल रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है आज का सेशन काफ़ी 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 ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रहने वाला है। और क्योंकि आज हमारे साथ एक स्पेशल पर्सनालिटी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, मिस्टर शेख तारिक, प्रेजेंटली पोस्टेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाईज, डिस्ट्रिक्ट बारामूला। और उनसे हम बात कर रहे हैं, बातें हमारी जारी हैं। लेकिन अगला सवाल जो मैं तारिक साहब से पूछने वाला हूँ, वो सवाल ये है कि तारिक साहब, अपने बारे में तो आपने बता दिया, जी अपने बारे में सब कुछ हमने सुन लिया, लेकिन अभी जो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ वो सवाल ये है कि आप केएस बनने के बाद जो है अपना टाइम निकल रहा है। वैसे तो यूजुअली बहुत कम ऑफिसर्स ऐसे मैंने देखे हैं जिनके पास टाइम होता है, क्योंकि अपने यहाँ काफ़ी ज़्यादा बिजी जो शेड्यूल है होता है आपका, वर्किंग आवर्स आपके जो होते हैं, लेकिन स्टिल मतलब आप
स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाल रहे हैं, उनके लिए जो है अवेयरनेस कर रहे हैं, फ्री में जो अपने लेक्चर्स उनको दे रहे हैं। और रिसेंटली मैंने आपके कुछ पोस्ट भी देखे जहाँ पर मैंने देखा कि आप बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं आप इस सर्विस में आने के लिए। तो जी। इस तरीके को मतलब किस तरीके से आप देखते हैं वो आप बताएं। देखिए साजिद साहब, ये जो हमारा है कि हम फ्री में किसी को बता रहे हैं कि मैंने आपको पहले बताया जी कि जब हमने शुरुआत की थी इस एग्ज़ाम के लिए, तो हमें भी लोगों ने बताया था कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। वही जी काम हम कर रहे हैं। जी 2014 में स्टूडेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में हमने कॉलेज में प्रोग्राम किए, यूनिवर्सिटी यहाँ हायर सेकेंडरीज में प्रोग्राम किए, इवन के स्कूल्स में भी प्रोग्राम। उसके बाद भी हम कंटिन्यू इसमें टच में रहे। जी और 2018 में बहुत सारे मेरे दोस्त जुड़े, हमने फ्री बारामूला में बहुत सारे जगहों पे पढ़ाया, ताकि जो लोग फाइनेंशियल जिनका कुछ इश्यूज़ रहते हैं, ताकि वो भी पढ़ें और वो भी आगे बढ़ें। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं कि अगर उनने खुद क्वालिफाई एग्ज़ाम किया, ये एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है वो बाकियों को बता रहे हैं। वही काम हम कर रहे हैं। इसमें से इंस्पायरिंग ये लोग होते हैं कि जो किसी को बोलते हैं कि नहीं, आपको मैंने ऐसे किया, मेरी ये खामियां थी, आप ऐसे पढ़ें, ये किताबें पढ़ें। तो ये वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जी सोशल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हिसाब से कि अगर आप गांव में रहते हैं या किसी सिटी में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, आपकी वजह से कोई क्वालिफाई करेगा, आपके लिए वो बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि एग्जैक्टली उसने आपको देखा। जिस तरह मैंने आपको अपनी इंस्पिरेशन के बारे में बोला, कल को मेरे बारे में कोई बोलेगा तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल सर। तो इसीलिए हम हर जगह चाहते हैं कि कोशिश करते हैं जितना हमें टाइम मिलता है। अभी फूड एंड सप्लाईज में बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन इससे पहले ठीक ठाक टाइम मिलता था। कोशिश करते थे, लोगों को बताते थे, बच्चों को बोलते थे कि ऐसे पढ़ना है। अभी भी सेमिनार्स करते हैं, जहाँ टाइम मिलता है कोशिश करते हैं। जी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं थोड़ा अभी कुछ टाइम के लिए बिज़ी हूँ, लेकिन मैं अपना मेल आईडी दे रहा हूँ। मेरी मेल आईडी है s.tariq22@gmail, s.tariq TARIQ22@gmail.com। अगर कोई क्वेरी आपको होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मटेरियल के रिलेटेड, सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से शुरुआत करनी है। यहाँ पे लास्ट पे आपको ये बताऊं कि आप एनसीईआरटी से शुरू करें, आप बेसिक बुक से शुरू करें। एक ही बुक पढ़ें, एक सब्जेक्ट के बारे में उसको 10 बार पढ़ें। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मुझे लगता है जी हम निकलेंगे यहाँ से। और मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, रेडियो चिनार का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साजिद साहब आपका शुक्रिया जी अदा करता हूँ कि आपने कंटिन्यूसली मुझे पीछे रहे और बोला कि नहीं, आना ही आना है, और लास्ट पे मुझे आना पड़ा। जी तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके। बहुत बेसिकली बहुत शुक्रिया। बेसिकली सर मैं चाहता था कि आप यहाँ पर आएँ, क्योंकि आप खुद में ही एक इंस्पिरेशन है, और मैं चाहता था आप यहाँ शुक्रिया पर आपका, आएँ शुक्रिया। और हमारे लिसनर्स के लिए जो है आज यहाँ पर आपने बहुत ही ज़्यादा जो है, बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप टाइम निकाल कर आए थे स्पेशली हमारे लिसनर्स के लिए। बहुत ही अच्छे से आपने उनको हर चीज़ जो है उनकी क्लियर की, हर चीज़ के बारे में बताया, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से उनके लिए जो है अपने टाइम निकाला। उसके लिए थैंक यू सो मच, और यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आने के लिए थैंक यू सो मच सर।